जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास फिजिक्स का है और फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 2 है ना, तो समझिएगा ध्यान से। आप लोग हम पहले भी बोले थे कि चैप्टर 1 जो है उसको पढ़ के आना है ना। चैप्टर 1 अगर आप पढ़ के आइएगा तो ये बेहतर समझ में आएगा, और नहीं पढ़ के आइएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये चैप्टर बनाया गया है। और यदि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो एनसीईआरटी बुक में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में शिफ्ट किया गया है। लेकिन एनसीईआरटी छोड़कर कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हैं तो कोई सभी बुकों में आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन का सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है। तो हम लोग भारतीय भवन का फिजिक्स पढ़ते हैं। भारतीय भवन के बुक में इस चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि प्रकाश का परावर्तन में क्या, अपवर्तन में क्या होता है। परावर्तन में तो आप लोग बताए थे कि अपारदर्शी सतह होता है, उससे प्रकाश टकराती है और टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। यानी घर का गया लड़का शाम को, सुबह का गया लड़का शाम में वापस आ जाता है तो उसको कहते हैं कि भुलायल नहीं है, उसी को परावर्तन बोलते हैं। और अपवर्तन आप लोग जंगल में जाते होंगे, पर समझिए कि अपवर्तन का मतलब क्या होता है। आप जब जंगल में जाते होंगे या कहीं भी जाते हैं तो आप कहते हैं कि तीर फिर गया है, यानी आप रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता क्या करते हैं? तो रास्ता ही भटकना अपवर्तन कहलाता है। रास्ता भटकना क्या कहलाता है? और टकरा कर लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन के बारे में सारा चीज आपको बता दिया गया है। हम लोग पढ़ेंगे आज अपवर्तन के बारे में। आज से जो क्लास चलेगा साइंस का, उसमें अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों बुक का एक एक चैप्टर समाप्त कर चुके हैं ना जी, है ना। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन का अर्थ होता है विचलित हो जाना। क्या होता है? यानी हम लोग जंगल में जाते हैं पहली पहली बार, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जाना है कहीं और निकल रहे, जा रहे हैं कहीं और से, निकल रहे हैं कहीं और दूसरी जगह से, जिसको आता पता नहीं रहता है। तो इसी को बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलेंगे? तो प्रकाश का अपवर्तन समझने से पहले सबसे पहले आपको प्रकाश का जो गुण है वो याद होना चाहिए। तो प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद है ना? प्रकाश है क्या? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश न हो तो क्या हो सकता है, आप लोग हम बताए थे। प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन क्या है? असंभव है। जीवन संभव नहीं कि पृथ्वी पर कोई भी जीव रह सकता है। अब बोले ऐसा आप क्यों बोल रहे सर? तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो भोजन कर रहे हैं वह भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। यानी किसी न किसी रूप से पेड़ पौधे पर सभी जीव लगभग आश्रित हैं। और पेड़ पौधे में भोजन का निर्माण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। तो वो जीवित है तो हम भी जीवित हैं, है नहीं है? तो इसलिए कहा जा सकता है कि प्रकाश के बगैर जीवन असंभव है। ठीक है। तो प्रकाश के बारे में बहुत सारा आपको हम नेचर लिखाए थे कि प्रकाश एक कण है, प्रकाश तरंग है, सीधी रेखा में गमन करती है, अदृश्य है,
द्रव्यहीन है, रंगहीन है, बहुत सारा और भी गुण लिखाया हुआ था ना। अच्छा, रंगहीन, हाँ, और भी बहुत सारा चीज है जो आपको बताया हुआ था चैप्टर नंबर 1 के बेसिक में। हम ये भी पढ़े थे प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में ना। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कहाँ होती है? अच्छा, निर्वात में होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हो। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हो, या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति। एक बार हम टेस्ट लिए थे तो ऑब्जेक्टिव में हम दोनों दे दिए थे, समझ में आया? तो बहुत सारे बच्चों जो है 3 गुने 10 के पावर 8 वाला में मार करके टिक और छोड़ दिए थे, है ना। तो आपको ऑप्शन को पूरा देखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको पहला में दे देगा 3 गुने 10 के पावर 8, ठीक है। फिर दूसरा में दे देगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर तीसरा मैंने सी ऑप्शन में दे देगा ए और बी दोनों। डी में ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे जो पहला ही ऑप्शन पढ़ लेता है कि 3 गुने 10 के पावर 8 है, मतलब ये सही, ओकरे में टिक आउट करके चले जाते हैं। तो आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना है। हो सकता है कि अगला ऑप्शन में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दे दे और सी ऑप्शन में दोनों दे देवे, तो हम दोनों पर टिक आउट करेंगे जी। किस पर करेंगे? दोनों पर ही टिक आउट करेंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये चाल के बारे में कौन बताते, याद है आप लोग को? कौन बताए थे? 1676 में ना जी, 1600। हालांकि इतना पूरा नहीं था, 2 गुने 10 के पावर 2 गुने 9, 2.99 यही था ना जी। ये लगभग 3 लाख की अथी था, आसपास था, ये था ना। और 2,99,776 ये था ना किलोमीटर पर सेकेंड। इतना पर करके छोड़ दे सकते हैं हम लोग। ये लगभग 3 लाख के नजदीक था, इसलिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड लेकर चलते हैं, या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड लेके चलते हैं। क्लियर ना? कोई डाउट? अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो सबको याद है। प्रकाश का कर्ण नाम कौन दिए थे? न्यूटन दिए थे। साबित कौन किए थे? आइंस्टीन के अंदर। कौन किए थे? आइंस्टीन कब किए थे? 5 में ना। लेकिन 3 में इस चीज के बारे में बताए थे हर्ज ने 1903 में। 5 में साबित हुआ। 21 में प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला था उनको, याद है? उसके बाद तरंग के बारे में, प्रकाश का तरंग नेचर कौन दिए थे? हर्ज दिए थे। कौन दिए थे? हर्ज दिए थे, याद है ना। और फिर द्वितीयक सिद्धांत भी हुआ था, है ना, डी ब्रॉगली, याद है। तो हम लोग अब जो पढ़ते हैं प्रकाश कण भी और तरंग भी है। क्लियर ना? अब जब प्रकाश कण है, तरंग है और गमन करती है, तो अच्छा, जब ये गमन करती है सीधी रेखा में, जो भी हो गमन तो करती है। एक बोला कि तरंग के रूप में गमन करती है, एक बोला कि सीधी रेखा में गमन करती है ना। तो ये माध्यम की बात हुई थी इसमें, याद है? जब माध्यम एक हो तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब इस चीज को समझिए कि माध्यम क्या होता है। माध्यम क्या है, ये सारे लिखाया हुआ है ना, सिर्फ याद दिला रहे हैं पीछे वाला। माध्यम क्या है? जिसमें प्रकाश गमन करती है वह माध्यम है। वो क्या है? जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश गमन करती है वो सारे क्या कहलाते हैं? माध्यम कहलाती है। अगर हवा में प्रकाश गमन करे तो हवा माध्यम है। समझ में आया? शीशा से होकर प्रकाश की किरण प्रवाहित होते हैं, शीशा से होकर प्रकाश की किरण जो है से आर पार हो रही है, शीशा भी एक माध्यम है। जल से हो रही तो
जल भी माध्यम है। मतलब जिससे प्रकाश आर पार होए, जिसमें प्रकाश चलना शुरू कर देवे, वह क्या कहलाएगा? माध्यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो माध्यम समझ में आया? माध्यम समझ में आया? अब देखिए, माध्यम दो प्रकार का होता है। माध्यम कितने प्रकार के? एक सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम, और एक होता है विरल माध्यम। अच्छा, जब पूरा मिटा देते हैं ना, इसको क्लीन कर देते हैं, फिर आपको अच्छा समझा रहे हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम। पहले ये समझ में आया प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश तरंग है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ माध्यम। क्या पढ़ेंगे? माध्यम है क्या? तो जिसमें प्रकाश गमन करती है उसे माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। जैसे में हवा है ना, जल, कांच, किरोसिन तेल, कारपीन इत्यादि ना, कारपीन इत्यादि, ये क्या है? माध्यम है। क्या है? अच्छा, बातों को समझिएगा ध्यान से। माध्यम जो हुआ वो दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? समझिएगा ध्यान से। एक का बोलते हैं हम लोग सघन माध्यम। एक क्या है आपका? और दूसरा क्या है आपका? विरल माध्यम। अब बात है सर, सरल सघन माध्यम किसको कहेंगे, विरल माध्यम किसको कहेंगे? तो चीजों को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सघन माध्यम, हाँ, यहां पर दो माध्यम है, एक सघन है, एक क्या है? अच्छा, सघन को हम लोग घना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? घना। सघन माने घना, सघन माने, और विरल माने छेहर। ना कहते छेहर बुनल है? और घना बुनल है। अरे बिहन वान छिटाता है ना, बिहन बुनते हो ना और छिटते हो, तो उसमें ना कहते हैं कि घाना छिटा गया, और कभी कहते हो कि छेहर छिटा गया। छेहर का मतलब ये कि दूर दूर है, उसी को बिरल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? और जो पास पास होता है, जो घना होता है, उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब चीजों को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बोलो, चलना सघन में आसान है कि विरल में है? तेजी से इसमें चलोगे कि इसमें है? विरल में पक्का। सबसे ज्यादा तेज अगर तुम लोग को भागने के लिए कहा जाए तो सघन चीजों में दौड़ ज्यादा भाग पाओगे या विरल चीजों में? विरल में। सघन में नहीं, क्योंकि सघन में पास पास वस्तु रहेंगे तो दौड़ने में बहुत दिक्कत होगा, और विरल में दूर दूर रहेंगे तो आराम से हम लोग दौड़ सकते हैं। आ रहा समझ में? हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, विरल सघन माध्यम क्या है? किसी दो माध्यमों को तुलना करने पर, लिखिए सब लोग, ई वाला पहले उतार लीजिए, माध्यम का डिफिनेशन उतारिए, ई वाला उतारिए, उसके बाद यहां देखिए, यहां पर है सघन माध्यम। क्या पढ़ना है अब? माध्यम समझ में आ गया? जिसमें प्रकाश गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हवा क्या है? माध्यम है। जल भी माध्यम है, कांच भी माध्यम है, केरोसिन तेल है, तारपीन इत्यादि, बहुत सारे ऐसा चीज है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे माध्यम के प्रकार,
तो माध्यम दो प्रकार के होता है, एगो सघन और दूसरा सघन मतलब क्या होता है? घन। और विरल मतलब ये हमने अपन भाषा में बोलते हैं। अब देखो सघन माध्यम क्या होता है कि लिखो सघन माध्यम के डैश दो लिखो, किसी दो माध्यमों के तुलना करने पर किसी दो माध्यमों के तुलना करने पर जिसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? चलिए अब लिखिए आगे विरल माध्यम लिख के दे दीजिए। हाँ विरल माध्यम लिख के दे दीजिए। विरल माध्यम तो किसी दो माध्यमों के तुलना करने पर किसी दो माध्यमों के तुलना करने पर किसी दो माध्यमों के तुलना करने पर जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल उसे विरल माध्यम कहते हैं। समझ में आ गया? यानी इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी और इसमें ज्यादा यानी अधिक होगी ना, याद रहेगा ना? इसमें प्रकाश की चाल बोलो कोई दिक्कत है? तो सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ जाओगे तुम लोग। अब देखो है क्या कि हवा का नाम सुने हो? अच्छा अच्छा, पानी का नाम सुने हो? कांच का नाम सुने हो? तो सब में हम प्रकाश की चाल लिखाए थे, याद है? हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 यानी 3 लाख। कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख होने जी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति। अच्छा पानी में सुना होगा 2,25,000 किलोमीटर प्रति और कांच में 2 लाख। कितना होता है? किलोमीटर पर। तो याद रखिए, आप बताइएगा आप लोग कि ये दोनों में विरल कौन है और सघन कौन है? हवा और पानी में हवा है और एक मेरे पास माध्यम है पानी।
तो बताओ कि विरल कौन है? हवा की, हवा क्या है? हवा विरल है जी। हवा में प्रकाश की चाल क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा किस में होता है? तो हवा क्या हो गया? बोलो, कोई दिक्कत है? और पानी क्या हो गया? पानी क्या हो गया जी? इस सघन हुआ। क्या हुआ? और कोई दिक्कत है? हवा को विरल क्यों बोले? क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल। अब मेरे पास एक और एक दो और है, एक पानी और दूसरा कांच है। बताओ पानी सघन है या विरल है? क्योंकि कांच और पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा किसमें है? तो ज्यादा होता है किसमें? तो ये विरल हो गया। और कांच क्या हो गया? देखो, हवा के साथ तुलना करा गया तो पानी सघन हो गया। यही अगर कांच के साथ तुलना करा दिए तो ये विरल हो गया। और सबसे ज्यादा टेंशन इसको है, किसको? दौलती के। यानी सर एक बार इसको सघन लिख दिए, इसको विरल लिख दिए, बात सही ना है ना? ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि बोला गया था कि किसी दो माध्यमों की तुलना करने पर, तो जब इन दोनों का तुलना किए हम, तो इन दोनों की तुलना करने पर हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा थी और कांच पानी में प्रकाश की चाल तो कम होने के कारण सघन हो गया। अभी क्या हो गया? लेकिन जब पानी का कंपैरिजन हम लोग किए कांच के साथ, प्रकाश की चाल को पानी और कांच के साथ में तुलना किया गया, तब अब बातें बदल गया। कैसे? क्योंकि पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा दिखाई दे रहा है और कांच में, तो जेकरा में ज्यादा दिखाई देगा वो कोची होगा? कोची होगा। और जेकरा में कम दिखाई देगा वो कोची होगा। बात समझ में आ गया? तो उतार लीजिए फटाक से आप लोग। जैसे में ये वाला उतार लीजिए, हवा और पानी में लिखो जैसे में। अरे लिखो ना नीचे जैसे में जी, लिखो हवा और पानी में हवा और पानी में हवा सघन माध्यम है और हाँ सॉरी, हवा विरल माध्यम है, सघन बोल दिए। हवा विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है। किंतु पानी और कांच में पानी और कांच में पानी और कांच में पानी विरल माध्यम है तथा कांच सघन माध्यम है। पानी और कांच में पानी विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। और ये वाला उतार लो तुम लोग। देखिए अब यहां पर एक वर्ड आएगा जिसका नाम है पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु क्या होता है? तो पहला चैप्टर में पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों के बारे में लिखा दिए थे, लिखा है ना कि पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी वस्तु की बात होगी। यहाँ न तो कोई अपारदर्शी आएगा और न ही कोई पारभासी आएगा। सिर्फ और सिर्फ आएगा तो कौन आएगा? वो पारदर्शी वस्तु आएगा। तो आप लोगों को बताया थे जिस वस्तु से होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या लिखा है? तो जिस वस्तु से
होकर प्रकाश के किरणें आसानी से आर पार हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं ना जी। क्या कहते हैं? समझ में आ गया ना? जैसे में हवा, पानी, कांच, क्या है सब पारदर्शी है या नहीं है? तो अब जो यहाँ पर है पारदर्शी कहने का मतलब क्या है? पारदर्शी कहने का मतलब ये है, ए बाबू पंकज, रात में जितना चमचिम देखे हो ना सब निकाल लेंगे यहीं पे। हम मेला देख के आया है ही रात भर और झुक नहीं आ रहा है यहाँ। हाँ देखो, ये बच्चे जो हैं से अभी 1100 रुपया हारे हैं। सुनो देखो, अरे पढ़ाई पर ध्यान दो भी। देखो ध्यान से, अपारदर्शी वस्तु है कि पारदर्शी वस्तु है? पारदर्शी है। कहाँ ध्यान है तुम लोग को? पारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है उसे कहते हैं जी। अब चीजों को समझना मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग याद कीजिए कि हम बताए थे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, लेकिन उसके लिए माध्यम क्या होना चाहिए? एक। लेकिन जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाएगी तो सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। सीधी रेखा में गमन, एक पारदर्शी माध्यम में अगर प्रकाश चल रहे तो बिल्कुल सीधे जाते रहेगा, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा माध्यम लाएंगे हम लोग, जैसे ही कोई दूसरा माध्यम लाएंगे तो प्रकाश के डायरेक्शन बदल जाता है। प्रकाश के किरण मुड़ना शुरू कर देता है। तो अब हम यहां पर कह सकते, जैसे मान लिया जाए ये कांच का सिल्ली है। कांच का सिल्ली जानते हो? कांच देखो तुम लोग। अच्छा, सिल्ली यहां रखा हुआ था, एक बार याद है? कांच का सिल्ली था, चोरवन ले गया। ठीक है, या हो सकता है इधर रखा हुआ होगा तो देख लेते हैं। है यहाँ है, 1 मिनट निकालते हैं। सिल्ली नहीं है जी, कोई ले गया होगा। सुनो ध्यान से, मान लीजिए ये कांच है। क्या है? ये कांच है और ये हवा है। क्या है? और ये क्या है? कांच है। अगर प्रकाश किरण यहां से ऐसे सीधे आती है तो हवा तक तो एक ही माध्यम मिल रहा था इसको, यहां तक सीधे आया कि नहीं आया? लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करना चाहती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करना तो प्रवेश करना चाहते तो क्या करता कि ये ऐसे नहीं जाता है आगे, इस प्रकार से आगे बढ़ता नहीं है। यहां से ऐसे आने के बाद ऐसे मुड़ जाती है। क्या होती है? अब मुड़ने के बाद फिर ऐसे सीधे आती है ई वाला में। तो इस सीधा रेखा है, फिर यहां पर यहां से यहां तक तो एक ही माध्यम रह गया और यहां से यहां तक एक ही माध्यम रह गया। लेकिन फिर ये वाला माध्यम से इधर निकलेगा तो इधर मानो हवा है। क्या है? तो फिर ऐसे भागेगा। समझा? ध्यान से समझ रहे हो? तो एक बात ध्यान देखो, ध्यान देके देखो कि जब एक माध्यम में चला तो बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे माध्यम में आया तो मुड़ गया। फिर इस माध्यम में चलते ही भी सीधा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर यहां से यहां तो यानी माध्यम चेंज हो गया। तो बार बार अपना रास्ता कब बदल रहा है? जब इसका माध्यम चेंज हो रहा है। देखो यहां से यहां के बीच में रास्ता बदला है, यहां से यहां के बीच में रास्ता बदला है? ये नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि माध्यम एक ही है और एक ही माध्यम प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहां से यहां तक सीधी रेखा में गमन करेगी। लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में आया अपना रास्ता भटक गया, भुला गया। अपना रास्ता भटक गया
और दूसरी रास्ता को अपना लिया। इसका रास्ता ये वाला था, लेकिन ऐसे जाके ऐसे मुड़ गया। फिर यहां से यहां तक जब चल रहा था तो ये भी सीधा रेखा था, यानी ये भी यहां से यहां तक तो माध्यम एक ही ना कांच था, तो सीधी रेखा में तो गमन करेगी। लेकिन कांच से जैसे ही हवा में प्रवेश की, देखो इधर भाग गया ना, तो रास्ता भटक रहा कि नहीं भटक रहा है? यही घटना है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा समझ में? इसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो अब क्वेश्चन लिखो, प्रकाश का अपवर्तन लिख के डैश दो, पहली वाला उतार लो। प्रकाश का अपवर्तन, डैश दे दिए। प्रकाश का अपवर्तन लिख करके लिखे, जब प्रकाश के किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, हाँ, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपनी पथ से हल्का विचलित, कोष्ठ में लिखना मुड़ना, मुड़ जाती है। हो जाती है, विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए, ये प्रकाश का अपवर्तन समझ में आप लोग को? देखिए, हम शुरू में पढ़ाए थे पहले चैप्टर में कि प्रकाश जब एक माध्यम में गमन तो सीधी रेखा में कट जाएगी, लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज हुआ तो सीधा रेखा पे अपनाया है का? रास्ता भटका ना, हल्का मुड़ा ना, तो यही घटना प्रकाश का। उतार लो, अब डायग्राम वाला बना लो। देखिए, ये डायग्राम बना लिए। अब यहाँ पर इस डायग्राम में कुछ जो पॉइंट है वो बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। ये जो किरण आ रही है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। आपतित किरण, जो क्या बोलेंगे? और जिस बिंदु पर आकर टकराते उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, क्लियर ना? और आपतन बिंदु पर इस प्रकार से लंब खींचा हुआ रहता है, देखे ना आप लोग? ये वाला कहलाएगा अभी लंब कहलाता है। और ये जो किरण है वो टकरा के लौट जा रही थी, तो परावर्तित हुआ, ये तो अपवर्तित न हुआ जी। तो ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित
सॉरी, कौन सा किरण है? और इस किरण को निर्गत किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। और ये जैसे सीधा जा रहा था ऐसे जी, तो ये जो बीच के लंबवत दूरी है ना, ये बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन, विस्थापन मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक मिनट, मेरे पास सीधा लाइन खींचने का एक यंत्र है ना जी वाला, ऐसे आ रहा था मान लो, इसको जाना चाहिए था, देखो इस तरह से ऐसे जाना चाहिए था ना जी, लेकिन ऐसे ना जाकर बिल्कुल रास्ता चेंज कर लिया। तो ध्यान दो, ये वाला किरण को आपतित किरण बोलेंगे। जिस बिंदु पर आकर टकराते उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब लंब कहलाता है। और जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाते तो अपवर्तित होती है। क्या होती है? तो इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। और फिर दूसरे माध्यम से पुनः उसी माध्यम में निकल जाती है तो क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? कोई क्या बोलेंगे आगे समझ में? तो आपतित किरण और आपतित किरण था जी, अरे आपतित था ना। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। चलो, तो सबको डेफिनेशन हम लिखाएंगे, पहले ये वाला लिख लो। चलिए अब देखिए, आपतित किरण लिख के डैश दीजिए आप लोग। ये दूसरा है, आपतित किरण लिखिए और डैश दीजिए। लिखो, हाँ आपतित किरण। किसी दो माध्यमों को, किसी दो माध्यमों को किसी दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। पड़ने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब दूसरा लिखो, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखो, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह के, दो माध्यमों के, दो माध्यमों के, हाँ डैश तक लिखना था, दो माध्यमों के अलग करने वाली सतहों पर, एक मिनट, अलग करने वाली सतहों के, अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर आकर दो माध्यमों के अलग करने वाली सतह के जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण टकराती है, आपतित किरण टकराती है, आपतित किरण टकराती है
उसे सघन माध्यम कहते हैं। ओह, आपतन बिंदु कहते हैं जी, कहीं और सोच रहे हैं हम। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। दिमाग कहीं और चल रहा है अभी, समझे? उसे आपतन बिंदु कहते हैं, है ना? अब लिखो अभिलंब। अभिलंब लिखो। आपतन बिंदु पर खींचा गया, डाला गया लंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। क्या लिखा है? अभिलंब लिखवा दिए। अब आगे लिखो अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण लिख के दीजिए। लिखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाने वाली प्रकाश के किरण को, मुड़कर जाने वाली प्रकाश के किरण को प्रकाश के किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। अब आगे लिखिए, ध्यान दीजिएगा। ये अभिलंब है ना जी, और ये क्या है? ये आपतित किरण है। तो ई वाला कोनवा को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको आई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? और ई वाला जो कोण देख रहे हो, ई वाला अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बना है ना, इस कोण को अपवर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। इसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो लिखो आपतन कोण लिख के डैश दो। अब आपतन कोण लिखिए और डैश दीजिए। आपतन कोण लिखिए। लिखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच हाँ देखिए, आपतन कोण लिखिए जी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं।
अब लिखो अपवर्तन कोण के डैश दो, इसे लिखो, इसे आई द्वारा सूचित करते हैं, पूरा में लिख लो, इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। हाँ, अब लिखो अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण देखो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। छोटा आर लिखो। अब नीचे नोट में लिखो, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है, आपतन कोण का मान बढ़ता है, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। देखो ई वाला कोण बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई भी आगे समझ में। जिस अनुपात में इसको बढ़ाओगे उस अनुपात में भी बढ़ेगा, और जिस अनुपात में इसको कम करोगे उस अनुपात में भी कम होता। समझ में आया ना। अब आज का टाइम पूरा हो गया, हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। अब मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।